हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम अकाउंटेंसी के दो चैप्टर को कवर करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा लेज़र, और दूसरा जो टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, वो है ट्रायल बैलेंस। ये दोनों ही चैप्टर के क्वेश्चन को आप इस सेशन में कवर करने वाले हैं। बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, दोनों चैप्टर को कवर करते हैं। जैसा कि हमारा टारगेट है कि हम अकाउंटेंसी के 1355 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 257। क्वेश्चन बहुत धीमी गति से चल रही है, जितनी धीमी गति से आप लोग चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं YouTube क्विट करने वाली हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि मैं सेशन को ख़त्म करने वाली हूँ। सेशन बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। इतने समय से मैं इतना तैयारी करा दिया है मैंने, तो आखिरी टाइम में मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये तो धोखे वाली बात हो जाएगी फिर आप लोगों के साथ में। तो सेशन बिल्कुल कंटिन्यू मिलेंगे और बिल्कुल वही रिदम होगा एकदम। आपको बैक टू बैक बहुत सारे MCQs मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ। मेरा मानना है कि थिंक पॉजिटिव, चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होती रहती है। और ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है, समय बहुत कम है आपके पास, और डोंट वेस्ट योर प्रेसियस टाइम। आज का आपका लेज़र का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। हमेशा मैं बोलती हूँ क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, आंसर का वेट मत किया करिए, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो आपका प्रैक्टिस ही कराना है, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस सीट ही करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, समान प्रकार के मदों को समूहबद्ध करके उन्हें संबंधित लेखों में अंतरित करने को क्या कहा जाता है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड ट्रांसफेरिंग दोज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इज नोन एज। आंसर करिए, सही जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन सी, पोस्टिंग यानी प्रविष्टि कहा जाता है। समान प्रकार की मदों को समूहबद्ध करके संबंधित लेखों में अंतरित करने को पोस्टिंग कहते हैं, प्रविष्टि। रोजना मचे में लेन देनों को लिखने के बाद प्रत्येक खाते को लेजर यानी खाता बही में खोल करके उनसे संबंधित हर एक लेन देन की प्रविष्टि रोजना मचे से खाता बही में की जाती है, और इसके बाद तलपट बनाया जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बही खाते का उद्देश्य क्या होता है? द पर्पस ऑफ लेजर इज टू। आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा, बही खाते का जो उद्देश्य है वो है क्लासिफाई दी ट्रांजैक्शन, यानी लेन देनों का वर्गीकरण होता है। ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देनों का समूहीकरण भी होता है। फाइंड बैलेंस इन ईच अकाउंट, प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना। तो ये सारे ही उद्देश्य होते हैं लेजर के। आपका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। लेजर यानी खाता बही एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें कि व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन में प्रयुक्त प्रत्येक खाते खोले जाते हैं। ये एक रजिस्टर के रूप में होती है। इसके हर एक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या होती है। तो खाता बही का जो उद्देश्य होता है वो होता है लेन देनों का वर्गीकरण करना, लेन देनों का समूहीकरण, और प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना। नेक्स्ट, विक्रय बही एक अभिलेख है। सेल्स बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ। आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का एक अभिलेख है। विक्रय बही एक ऐसा अभिलेख होता है जिसमें केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का लेखा किया जाता है। नगद बिक्री का एक भी सौदा इसमें नहीं लिखा जाता है। उधार विक्रय के सौदे विक्रय बही में लिखे जाते हैं, जो कि व्यवसाय से संबंधित होते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यापारी सूद के क्रय विक्रय का काम करता है, तो सूद के उधार विक्रय को ही इस पुस्तक में लिखा जाएगा। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो कि उस व्यापारी की व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, उसका उधार विक्रय इस पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि की जाती है। किसमें की जाती है? A cash discount received is entered on the 3 column cash book on। आपका सही जवाब होगा क्रेडिट साइड में, क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि की जाती है, ऑप्शन बी।
3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक यानी कैश बुक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि क्रेडिट साइड में की जाती है, क्रेडिट पक्ष में। 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक यानी 3 कॉलम कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट पक्षों में से हर एक में कटौती, कार्यालय रोकड़ और बैंक रोकड़ संबंधी राशियां लिखने के 3 कॉलम बनाए जाते हैं, 3 खाने। इसलिए इस बुक को 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक या कटौती, रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ पुस्तक कहा जाता है। अब एक नोट है तो इम्पोर्टेंट है। दी गई नगद छूट को डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 261, खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है? टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंट इज कॉल्ड। आंसर करिए। टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट एंड टू फाइंड अकाउंट द डिफरेंस इज कॉल्ड। आपका सही जवाब होगा बैलेंसिंग कहलाता है, संतुलित करना, बैलेंसिंग। खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना संतुलित करना कहलाता है। नेक्स्ट, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है, किसकी? इन फाइनेंशियल अकाउंट लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। आपका आंसर होगा क्लासिफाइंग की प्रक्रिया है, वर्गीकरण की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत खाता खतौनी यानी लेजर पोस्टिंग वर्गीकरण की एक प्रक्रिया होती है, क्लासिफाइंग की। अभिलेखित मदों को अलग अलग खातों अथवा अलग अलग भागों में विभाजित कर लिखे जाने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वर्गीकृत मदों को एक जगह पे लिखे जाने की क्रिया को संक्षेपण यानी समराइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, अदत्त व्यय खाता है। अदत्त व्यय खाता कैसा खाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता। ऑप्शन सी, ऐसे समस्त व्यय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली जाती है लेकिन उनका भुगतान वार्षिक चिट्ठा बनाते समय देय होता है, वो अदत्त व्यय कहलाता है। अदत्त व्यय मजदूरी, किराया और वेतन आदि के भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए अदत्त व्यय खातों व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में आता है। इससे संबंधित जो जनरल प्रविष्टियां होती हैं वो ये बनता है: सैलरी, रेंट अकाउंट, डेबिट रिकॉर्ड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक नोट है इंपॉर्टेंट, अदत्त व्यय की राशि को व्यापार या लाभ हानि खाते के संबंधित व्यय में जोड़ देते हैं और आर्थिक चिट्ठे बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में लिखते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो आप तो बिल्कुल आसानी इससे अटेम्प्ट करेंगे। रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि की जाती है, कब की जाती है? कॉन्ट्रा एंट्रीज इन कैश बुक आर मेड व्हेन लघु रोकड़ बही रखी गई है, जब सामान्य रोकड़ बही तैयार की जाती है। सारे ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। 3 खानों वाली रोकड़ बही रखी जाती है या फिर ये सभी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज मेंटेन्ड। 3 खानों वाली रोकड़ बही रखी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रोकड़ बही में कॉन्ट्रा एंट्री यानी प्रति प्रविष्टि तब की जाती है जब तीनों खानों वाली यानी कटौती, रोकड़ और बैंक रोकड़ बही या 2 खाने वाली रोकड़ बही रखी जाती है। चूंकि ऐसे सौदों की प्रविष्टि रोकड़ पुस्तक के दोनों पक्षों में होती है, इसीलिए उसे उभय पक्ष प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। इसलिए खाता पृष्ठ यानी लेजर फ्यूल्ड वाले खाने में अंग्रेजी का अक्षर सी लिख दिया जाता है। उभय पक्ष प्रविष्टि एक ही तिथि पर होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है तो ये किसको इंगित करता है? If credit side of a bank account is greater than debit side,
इट इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट करता है? आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, बैंक ओवरड्राफ्ट को, बैंक अधिविकर्ष को इंगित करता है। यदि बैंक खाते का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है तो ये बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट को इंगित करता है। यानी अधिविकर्ष तब होता है जब बैंक खाते उपलब्ध जमा राशि से अधिक राशि की निकासी कर ली जाती है। ये व्यवसाय की पुस्तकों यानी खाता बही में है, ना कि पासबुक में है। बैंक अधिविकर्ष को जमा शेष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेडिट रिकॉर्ड बैलेंस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? आपका सही जवाब होगा लेनदारों में कमी। ये रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है, कैश इनफ्लो नहीं है, लेनदारों में कमी। बाकी सारे ही कैश इनफ्लो है। देनदारों में कमी, अंशों का निर्गमन, स्थायी संपत्ति का विक्रय यानी सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, बट डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ये रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है। ऑप्शन ए, लेनदारों में कमी, ये रोकड़ अंतर प्रवाह स्टेटमेंट है। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं बॉक्स, एक तरफ है रोकड़ अंतर प्रवाह रकम और दूसरी तरफ है रोकड़ उत्प्रवाह रकम। रोकड़ अंतर प्रवाह रोकड़ शेष प्रारंभिक होगा, रोकड़ उत्प्रवाह ऋण की अदायगी। रोकड़ से संचालन अंतर प्रवाह में लाभांश के भुगतान होंगे। इसमें अचल संपत्ति की बिक्री होगी, इसमें अचल संपत्तियों की खरीद होती है। रोकड़ उत्प्रवाह में, रोकड़ अंतर प्रवाह में नकदी के लिए शेयर जारी करना होता है और रोकड़ उत्प्रवाह में नकदी के लिए डिबेंचरों की मुक्ति होती है। रोकड़ अंतर प्रवाह में नकदी के लिए डिबेंचर जारी करना होता है और उत्प्रवाह में नकदी के लिए अधिमान शेयर की मुक्ति होती है। अंतर प्रवाह में लंबी अवधि के लिए ऋण की बढ़ोतरी होती है, लंबी अवधि के ऋण की बढ़ोतरी, और रोकड़ उत्प्रवाह में संचालन से हानि होती है। अंतर प्रवाह में देनदार की कमी होती है, उत्प्रवाह में लेनदारों में कमी होती है और इसमें अंत में रोकड़ शेष होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगी, ऑप्शन के जरिए आप अपना आंसर करिएगा। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। उत्तरवर्ती व्यय जो कि वर्तमान परिसंपत्ति के मूल रूप से अनुमानित स्तरों से परे प्रचालन लागतों को कम करते हैं या उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, उपयोगी जीवनावधि को विस्तरित करते हैं। ये क्या है? Subsequent expenditures that extend the useful life, improve the quality of output or reduce operating cost of an existing asset beyond their originally estimated levels are। तो बताइए ये क्या है? अब नीचे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और बताइए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यानी पूंजीगत व्यय है, ऑप्शन ए। उत्तरवर्ती व्यय जो कि वर्तमान परिसंपत्ति के मूल के रूप में अनुमानित स्तरों से परे प्रचालन लागतों को कम करते हैं या फिर उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, उपयोगी जीवन अवधि को विस्तारित करते हैं, वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। जैसे कि संपत्ति के क्रय पर किया गया व्यय, पूंजी पर ब्याज एक्सेट्रा। जबकि ऐसे व्यय जो एक ही वित्तीय वर्ष या अल्प अवधि से संबंधित होते हैं और जिनका संबंध कार्य संचालन से होता है वो आयगत व्यय कहलाते हैं, मरम्मत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता बही में कितने खाने होते हैं? ये तो बड़ा आसानी से आप आंसर करेंगे। 8 खाने होते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8 होता है। लेजर में खाता बही यानी लेजर लेखी की एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें कि जनरल में किए गए प्रत्येक खाते से संबंधित सभी लेखों को एक स्थान पर लिखा जाता है और इसके शेष को तलपट में हस्तांतरित किया जाता है। खाता बही में खोले जाने वाले खातों में 2 पक्ष होते हैं और हर एक पक्ष में 4-4 खाने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार खाता बही में टोटल 8 खाने होते हैं। जैसे कि ये है, आप देख सकते हैं, ये है अकाउंट,
इधर डेबिट रिकॉर्ड, इधर क्रेडिट रिकॉर्ड, ये डेट है पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स होता है, 8 कॉलम होते हैं, ठीक है। हर एक में 4 कॉलम होंगे तो टोटल 8 कॉलम होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269, रोकड़ बही का शेष दिखाता है। कौन दिखाता है रोकड़ बही का शेष? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुल उपलब्ध रोकड़। कुल उपलब्ध रोकड़, रोकड़ बही का शेष सदैव डेबिट शेष होता है जो कि उपलब्ध कुल रोकड़ की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। किसको? एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है एक दायित्व को। ऑप्शन बी, एक दायित्व है। सामान्यतः बैंक खाते का शेष डेबिट शेष होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति में बैंक खाते का शेष क्रेडिट शेष होता है और ये चालू दायित्व को प्रदर्शित करता है, जबकि शेष सभी संपत्ति खाते का शेष डेबिट शेष होता है। नेक्स्ट, नाम मात्र के खाते में डेबिट शेष करता है। किसको? नाम मात्र के खाते में डेबिट शेष किसको प्रदर्शित करता है? आपका सही जवाब होगा व्यय को। ऑप्शन ए, व्यय। नाम मात्र के खाते में यानी नॉमिनल अकाउंट में व्ययों और हानियों का शेष डेबिट शेष यानी डेबिट रिकॉर्ड बैलेंस प्रदर्शित करता है, जबकि लाभों और प्राप्तियों का शेष क्रेडिट शेष को प्रदर्शित करता है। जैसे कि राम को 1000 रुपीज़ सैलरी दिया गया है, तो क्या बनेगा? उसकी जनरल एंट्री किस प्रकार से होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 1000 टू कैश अकाउंट 1000, सो बीइंग सैलरी पेड टू राम। तो इस तरीके से इसका सैलरी अकाउंट बनेगा। इसमें आप कॉलम बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, एक डेट पार्टिकुलर, टू कैश अकाउंट अमाउंट लिखेंगे आप जितना था 1000 था, फिर पार्टिकुलर बाय बैलेंस अमाउंट 1000। ठीक है, ये आप पॉज करके आप इस फॉर्मेट को देखिए, कॉलम को, सैलरी अकाउंट को। चलिए अगला, इन मदों में से किसका शेष क्रेडिट शेष भी दर्शा सकता है? निम्नलिखित मदों में से किसका शेष क्रेडिट शेष भी दर्शा सकता है? आपका सही जवाब होगा बैंक। ऑप्शन बी। लेखांकन के नियम के अनुसार व्ययों और हानियों तथा संपत्ति से संबंधित खातों का शेष सदैव डेबिट शेष होता है, लेकिन दिए गया जो ऑप्शन था उसमें जो बैंक खाता है ये शेष क्रेडिट शेष भी हो सकता है, और ऐसा उस दशा में होगा जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो, जबकि रोकड़, विनियोग और रहतिया खाता सदैव डेबिट शेष होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है? इसमें से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है? आपका सही जवाब होगा उपार्जित किराया। उपार्जित किराया एक व्यक्तिगत खाता है। ऑप्शन सी। जिन खातों का संबंध किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म से होता है उसे व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट कहते हैं। व्यक्ति का अर्थ स्वयं व्यक्ति, फर्म, कंपनी और अन्य किसी प्रकार की व्यापारिक संस्था से होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सभी लेनदारों और देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते होते हैं, जैसे कि राम का खाता, श्याम का खाता एक्सेट्रा। इसके साथ साथ लेनदार और देनदार का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते भी व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि उपार्जित किराया खाता, अनुपार्जित मजदूरी खाता, अदत्त किराया खाता, पूर्वदत्त किराया खाता एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इन मदों में से किसका क्रेडिट शेष होगा? ये जो मद दिए हैं इसमें से किसका क्रेडिट शेष होगा? घोषित किंतु अदत्त लाभांश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सामान्यतः संपत्तियों का शेष डेबिट और दायित्वों का शेष क्रेडिट होता है। संपत्तियों का शेष डेबिट होता है और दायित्वों का शेष क्रेडिट होता है, और इसी प्रकार देनदारों का शेष डेबिट होता है और लेनदारों का शेष क्रेडिट होता है। तो इस प्रकार घोषित किंतु अदत्त लाभांश का शेष क्रेडिट शेष होता है। अगला, रोकड़ बही एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सामान्य रोजनामचा का। ऑप्शन ए, सामान्य रोजनामचा का उदाहरण है रोकड़ बही। कैश बुक रोजनामचा का एक उदाहरण होता है। रोकड़ बही सहायक पुस्तकों में प्रधान पुस्तक होता है, कैश बुक।
इस पुस्तक में उन लेन देनों का लेखा किया जाता है जिनके द्वारा या तो रोकड़ प्राप्त होती है या तो भुगतान करनी पड़ती है। रोकड़ पुस्तक का स्वरूप एक लेजर खाते की तरह ही होता है। ये उसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन उसमें एक से अधिक धन के खाते भी बनाए जा सकते हैं, एक से अधिक। अगला, एक जनवरी 2012 को एक्स ने वाई पर 3 महीने का बिल 20,000 रुपये का लिखा। बिल बैंकर से 100 रुपये शुल्क पर बट्टा करा लिया गया। भुगतान तिथि पर वापसी बिल अनादरित हो गया। अब एक्स की बहियों में अनादरण के लिए बैंक खाता क्रेडिट होगा। कितना बैंक खाता क्रेडिट होगा? आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा 20,000, ऑप्शन बी। 1 जनवरी 2012 को एक्स ने वाई पर 3 मंथ का बिल ₹20,000 लिखा था, तो बिल बैंकर से ₹100 शुल्क पर डिस्काउंट करा लिया गया, या भुगतान जो डेट था उस पर वापसी बिल अनादृत हो गया। अब ऐसी स्थिति में एक्स की बहियों में अनादरण के लिए बैंक खाता को 20,000 से क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सा वैयक्तिक खाता है? इनमें से कौन सा वैयक्तिक खाता है? पूर्वदत्त वेतन खाता भी वैयक्तिक खाता है, आहरण खाता भी है, अदत्त किराया खाता भी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी वैयक्तिक खाते हैं, पर्सनल अकाउंट हैं। व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आप डेफिनेशन समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके गलत नहीं होगा। व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी से संबंधित खाते शामिल होते हैं व्यक्तिगत खाते में, यानी पर्सनल अकाउंट में। साथ ही प्रतिनिधित्व करने वाले खाते भी व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। राम का खाता, राम एंड सन्स कंपनी का खाता, पूंजी खाता, पूर्वदत्त वेतन खाता, अदत्त वेतन खाता, आहरण खाता, पूर्वदत्त मजदूरी खाता, एक्सेट्रा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्रदाय पद्धति शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में होता है। नीचे आपके 4 ऑप्शन है और बताना है किस संदर्भ में होता है अग्रदाय पद्धति शब्द का यूज। द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। ऑप्शन ए से में प्रयोग होता है क्या? परचेस बुक में, क्रय बही में, या फिर सेल्स बुक में, विक्रय बही में। इन दोनों में ही नहीं होता है। कैश बुक में होता है क्या? नहीं। ऑप्शन डी, पेटी कैश बुक, खुदरा रोकड़ बही में प्रयोग होता है। ऑप्शन डी, अग्रदाय पद्धति रोकड़ बही की एक प्रणाली होती है जिसे खुदरा रोकड़ बही कहते हैं, पेटी कैश बुक। अगला क्वेश्चन, कुल देनदार खाते में इनमें से जो है वो प्रविष्टि होगा क्या? कुल देनदार खाते में द फॉलोइंग विल बी इंटर्न्ड इन द टोटल डेब्टर्स अकाउंट। आंसर करिए। सही जवाब होगा आपका क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, उधार विक्रय। ऑप्शन बी। कुल देनदारों में केवल उधार विक्रय की राशि को शामिल किया जाता है। कुल देनदारी के लिए ये फॉर्मूला भी यूज होते हैं, टोटल डेब्टर्स इक्वल टू डेब्टर प्लस BR। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अदत्त मजदूरी एक मद है। किसका मद है? अदत्त मजदूरी। आपका सही जवाब होगा चालू दायित्व का मद है। ऑप्शन बी। अदत्त मजदूरी का आशय मजदूरी की उस राशि से होता है जिसका भुगतान श्रमिक को नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बदले काम ले लिया जाता है। ये मद एक चालू दायित्व की तरह होता है जिसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष की तरफ चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापार संगठन की क्रय बही में दर्ज किया जाता है। किसको दर्ज किया जाता है? एक व्यापार संगठन की क्रय बही में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किसी भी सामग्री की उधार खरीद में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
एक व्यवसायिक संगठन के क्रय बही के माल या कच्चे माल की उधार खरीद को दर्ज किया जाता है, जबकि कच्चे माल की नगद खरीदारी को रोकड़ पुस्तक में लिखा जाता है। इसी प्रकार समस्त कच्चे सामग्री के उधार विक्रय का लेखा विक्रय पुस्तक में और नगद विक्रय का लेखा रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की बुक नहीं है? आपका सही जवाब होगा खाता बही, ऑप्शन ए। खाता बही प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है। रोकड़ पुस्तक है, विक्रय पुस्तक है, देय विपत्र पुस्तक है, लेकिन खाता बही नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये एक ऐसी बही होती है जिसमें कि प्राथमिक रिकॉर्ड पुस्तक में किए गए लेखों से संबंधित खाते खोले जाते हैं। प्राथमिक रिकॉर्ड बुक के अंतर्गत रोकड़ पुस्तक, क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, देय विपत्र पुस्तक, प्राप्य विपत्र पुस्तक और जनरल प्रॉपर को सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट नोट जिस लेखा पुस्तक में लेखा करने का वाउचर होता है वो क्या होता है? क्रेडिट नोट जिस लेखा पुस्तक में लेखा करने का वाउचर होता है वो क्या होता है? अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे, उस ऑप्शन के जरिए आपको अपना आंसर करना है। वो पुस्तक क्या है, कौन सी पुस्तक है? तो ये है 4 ऑप्शन और आपका सही जवाब होगा कौन सा पुस्तक है? विक्रय बही, क्रय बही, विक्रय वापसी बही या फिर क्रय वापसी बही? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विक्रय वापसी बही, ऑप्शन सी। क्रेडिट नोट के आधार पर विक्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है। ये एक ऐसा वाउचर है जो कि विक्रेता द्वारा क्रेता के पास भेजा जाता है। ऑप्शन सी, विक्रय वापसी बही। तो ये था लेजर। लेजर से आपने क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इन क्वेश्चन को यानी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर करिए खुद से। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस से जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 1355 क्वेश्चन में से ये 284 क्वेश्चन चैप्टर 6 से है। जब तलपट में अंतिम स्टॉक शामिल किया जाता है तो इसे केवल किस अभिलेख में करना होता है? When closing stock is included in the trial balance, it's to be recorded only in। आपका सही जवाब होगा बैलेंस शीट, तुलन पत्र में। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, बैलेंस शीट। जब तलपट के भीतर ही अंतिम स्टॉक को शामिल किया जाता है, ऐसी अवस्था में इसे केवल बैलेंस शीट में यानी तुलन पत्र में अभिलेखित किया जाता है। जब इसे समायोजित क्रय खातों के रूप में तलपट में शामिल किया जाता है, ऐसी अवस्था में हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना होता है, क्योंकि अंतिम स्टॉक के उपभोग का कोई भी रोजनामचा में लेखन नहीं होता है और इसकी कोई भी खाता बही में प्रविष्टि भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है? स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। आपका सही जवाब होगा बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठे में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं बताने में कंजूसी मत करिए, बताते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया, कितने क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। और वीडियो यूज़फुल है तो इसको लाइक और शेयर भी करते चलिए, वैसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। तलपट में दिए गए स्टॉक को आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कभी कभी अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक तलपट के अंदर दिया रहता है। इसका आशय है कि इसका मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति होने के पहले किया जा चुका है और ये राशि क्रय की राशि में से घटाई जा चुकी है। ऐसी दशा में अधिकतर क्रय समायोजित यानी परचेस एडजस्टेड की राशि तलपट में दी रहती है। ऐसी दशा में उसे केवल चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर लिखा जाता है। अगला,
इनमें से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती हैं? इसमें आपको नीचे जो एरर दिखेगा त्रुटि, उसमें से कौन जो है वो तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करेगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? आंसर करिए। क्या निक्षेपण और खतौनी संबंधी त्रुटियां, कास्टिंग एंड पोस्टिंग एरर्स, अमाउंट ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, तलपट से चुकी हुई राशि? सही जवाब जो होगा वो तो ऑप्शन सी है, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एज एक्सपेंस, संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, ये एरर समझ में आता है। बाकी ओमिशन ऑफ एन एंट्री इनटू लेजर, बही खाते में किसी प्रविष्टि को करने में चूक, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन संबंधी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार की त्रुटि दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख लेखा सिद्धांतों को न जानने के कारण हो जाती है। जैसे कि कपड़े के व्यापारी ने फर्नीचर नगद में खरीदा, तो जनरल में लेखा करते समय फर्नीचर खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाना चाहिए। लेकिन यदि अज्ञानता के कारण यदि फर्नीचर जाता है, डेबिट करने के स्थान पर क्रय खाता को डेबिट और रोकड़ खाता को क्रेडिट कर दिया जाए, तो ये अशुद्धि तलपट से प्रकट नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है? अब आपको जो स्टेटमेंट दिखेंगे, जो ऑप्शन दिखेंगे, उसमें बताना है कि कौन सी अशुद्धि जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? अब आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहे हैं और बताइए कि कौन सी अशुद्धि जो है वो तलपट को प्रभावित कर रही है। सारे ऑप्शन देख लिए आप लोगों ने? तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, यानी या तो एक से ज़्यादा आंसर सही होगा या फिर कोई मतभेद होगा, कोई भी आंसर सही नहीं होगा इसमें। तो जानते हैं कि क्या बात है। UPSESSB ने इस क्वेश्चन को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही तलपट को प्रभावित करते हैं, यानी एक से अधिक आंसर है इसमें, 1 और 2, ये दोनों ही तलपट को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, पी से प्राप्त 1200 रुपए का प्राप्य विपत्र को प्रविष्टि देय विपत्र दैनिक पुस्तक में 2100 रुपए से की गई है, ये भी प्रभावित कर रही है। एक दिवालिया देनदार की संपत्ति से प्राप्त 300 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, जबकि कुछ समय में ही, गत वर्ष में ही, कुछ सालों में ही इसे अपलिखित किया जा चुका था। तो यानी पहला और दूसरा दोनों ही प्रभावित कर रही है ट्रायल बैलेंस को, तो इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया है मूल्यांकन की प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन, तो आंसर आपको मालूम चल गया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों सही है, दोनों ही प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब नीचे आपको स्टेटमेंट दिखेगा और बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसके लिए आपको सारे स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है। ऑप्शन बी है, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है। इसके साथ ही ये सही है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सैद्धांतिक अशुद्धियां तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती हैं, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो अब तक तो ऑप्शन ए दिखा है, बाकी दोनों ही सही दिखे हैं, तो यानी आंसर ऑप्शन ए हो सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है, ये सही नहीं है। बाकी और चौथा भी सही होगा, जब पहला ही गलत है तो बाकी सारे सही होंगे। कंपेंसेटरी एरर्स आर ऑल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग एरर्स। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ
समकारी अशुद्धियों के नाम से भी जानी जाती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए ही केवल गलत लग रहा है स्टेटमेंट। तो ए जो है वो सही है। ए तलपट बनाने का उद्देश्य खाता बही में खोले गए खातों की शुद्धता और विशेष रूप से अंकगणित संबंधित शुद्धता का ज्ञान करना होता है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना नहीं होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जबकि कथन बी, सी और डी सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? आंसर करिए। सही जवाब होगा लेजर, खाता बही, ऑप्शन बी। लेजर यानी खाता बही तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है। खाता बही में विभिन्न खाते खोले जाते हैं और जर्नल की प्रविष्टियों को उसमें खतियाने के बाद उसके शेष या बाकी बैलेंस निकाले जाते हैं। इन शेषों को तलपट में डेबिट और क्रेडिट कर लिया जाता है। खातों की गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के उद्देश्य से तलपट यानी ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, जिसमें कि तलपट का डेबिट और क्रेडिट शेष बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ट्रू नहीं है? तो सारे स्टेटमेंट को पहले आप पढ़िए, समझिए और बताइए कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट करेंट ईयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चालू वर्ष में ही लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाने वाला व्यय आयगत व्यय होता है। अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ख्याति प्राप्त करने के लिए प्रदत्त की जाने वाली राशि पूंजीगत व्यय होती है, ये भी सही है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन इज यूजुअली डेबिटेड टू वेव्स अकाउंट। किसी नई मशीन के स्थापन के लिए प्रदत्त वेतन को सामान्यतः वेतन खाते में डेबिट किया जाता है, यानी नामे किया जाता है, तो ये तो सही है। चौथा भी देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। आयगत व्यय का उद्देश्य भावी अवधि में लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। सारे ही सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। ठीक है, किसी नई मशीन की स्थापना के लिए प्रदत्त वेतन को सामान्यतः मशीन खाते में डेबिट करते हैं, ना कि वेतन खाते में डेबिट करते हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि वेतन खाते में डेबिट करते हैं। ठीक है, इसीलिए सी गलत है। इनमें से कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? आपका सही जवाब होगा क्षतिपूरक अशुद्धि ट्रायल बैलेंस के मिलान में बाधक नहीं होगी। कंपेंसेटरी एरर, क्षतिपूरक अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होती है, क्योंकि इस तरह की अशुद्धि का तलपट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक ऐसी अशुद्धि है जिसके अंतर्गत एक लेखे से उत्पन्न त्रुटि दूसरे लेखे द्वारा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे कि यदि रामू के खाते में 1000 रुपये डेबिट करना था, लेकिन 100 रुपये डेबिट किया गया, और श्यामू के खाते में 100 रुपये डेबिट करना था, लेकिन 1000 रुपये डेबिट कर दिया गया। तो ऐसी दशा में तलपट के मिलान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों खातों को मिला करके टोटल 11,000 होना था, जो कि त्रुटिवश ही सही, लेकिन हो तो गया, इसलिए तलपट का मिलान अप्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तलपट में कितने खाने होते हैं ट्रायल बैलेंस में? आंसर करिए। बहुत ईजिली आप लोगों ने आंसर किया होगा 4, ऑप्शन सी। खाता बही में खोले गए खातों को अंकगणितीय शुद्धता को ज्ञात करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। तलपट के अंतर्गत 4 खाते होते हैं। एक में विवरण लिखा जाता है, दूसरे में खाता बही पृष्ठ संख्या होती है, डेबिट होता है, डेबिट रकम होता है, डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट रिकॉर्ड होता है। खाते का नाम, खाता बही पृष्ठ संख्या, डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड, टोटल 4 कॉलम होते हैं। अगला, तलपट बनाने के लिए प्रायः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तलपट बनाने के लिए शेष विधि का, ऑप्शन बी। खाता बही के खोले गए खातों के शेष के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। खातों के डेबिट शेष को तलपट के डेबिट पक्ष में और क्रेडिट शेष को, क्रेडिट रिकॉर्ड को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो इस तरह से यदि खाते के लेखे में कोई त्रुटि नहीं है तो तलपट के दोनों पक्षों का योग जो है वो बराबर होता है। अगला, तलपट बना करके जांच की जाती है।
किस स्थिति में तलपट बना करके जांच की जाती है? सही जवाब होगा लेखांकन प्रविष्टि की गणितीय शुद्धता। तलपट बना करके जांच की जाती है लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता के लिए। जनरल के आधार पर यानी रोजनामचा के आधार पर तैयार किए गए खातों की लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए तलपट तैयार किया जाता है, जिसके डेबिट पक्ष में खातों के डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट पक्ष में खातों के क्रेडिट रिकॉर्ड को लिखा जाता है। यदि दोनों पक्षों का योग बराबर होता है तो ये माना जाता है कि खातों की प्रविष्टियों में गणितीय अशुद्धता नहीं है। नेक्स्ट, तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन दिखाया जाएगा। किसमें दिखाया जाएगा? तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन। आपका सही जवाब होगा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व में, ऑप्शन सी, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व में दिखाया जाएगा। वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करते समय तलपट के भीतर दिया गया अदत्त वेतन खाता चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है, क्योंकि ये वो राशि होती है जिसका भुगतान चिट्ठा बनाने की तिथि तक नहीं किया गया होता है और ये व्यवसाय के लिए एक दायित्व होता है। तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है अंतिम रहतिया? केवल चिट्ठे में, ऑप्शन ए। तलपट के अंदर दिखाए गए अंतिम रहतिया चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, जबकि तलपट के बाहर या फिर समायोजन में दिए गए अंतिम रहतिया की राशि व्यापारिक खाते के क्रेडिट रिकॉर्ड पक्ष में और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इनमें इन गलतियों में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करती है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है? कौन सी इसमें से जो गलती है वो नहीं करती है प्रभावित? आपका सही जवाब होगा 5,000 रुपये का नगद माल खरीदा, क्रय खाते के स्थान पर खर्च खाते को डेबिट किया गया। ये तलपट को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन ए, 5,000 रुपये का नगद माल खरीदा जिसमें कि क्रय खाते के स्थान पर खर्च खाते को डेबिट किया गया, तो इस त्रुटि का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही दशाओं में रोकड़ खाते को क्रेडिट किया गया है। अगला, तलपट क्या है? तलपट दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग होता है। ऑप्शन ए, खाता बही में विभिन्न खाते खोले जाते हैं और जनरल की प्रविष्टियों में उसमें खतियाने के बाद उनके शेष या बाकी बैलेंस निकाले जाते हैं। खातों की गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के उद्देश्य से तलपट बनाए जाते हैं। तलपट को परीक्षा सूची भी कहा जाता है। ये वो सूची होती है जिसमें कि एक लेखा बही के समस्त खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष की राशियों के योग लिखे जाते हैं। यदि ये बराबर होते हैं तो ये समझा जाता है कि खाते गणितीय दृष्टि से शुद्ध है। संक्षेप में कहें तो तलपट का मिलान खाता बही की गणित संबंधी शुद्धता की निगरानी होता है। तो इससे स्पष्ट है कि तलपट दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग होता है, जिसमें कि खाता बही के बाद खतौनी से प्राप्त शेषों से तलपट का निर्माण होता है। तो ये है प्रकार, इसे इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन, सौदा करेंगे, जनरल, खाता बही और फिर सारांश, तलपट बनाना, अंतिम खाते तैयार करना, विश्लेषण और निर्वचन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, तलपट से प्रदर्शित इनमें से जो मद है, इनमें से कौन सी मद व्यापार खाते में डेबिट होगी? कौन सा मद डेबिट होगा व्यापार खाते में? मजदूरी और वेतन, ऑप्शन बी। तलपट को परीक्षा सूची भी कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसके डेबिट पक्ष में खातों के डेबिट पक्ष को और क्रेडिट पक्ष में खातों के क्रेडिट शेष को दर्शाया जाता है। तो तलपट के डेबिट पक्ष की राशि को व्यापार और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष की राशि को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी और प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी और प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन, ये जो गलतियां हैं, 4 ऑप्शन देखिए, इन गलतियों में से कौन सी गलतियां तलपट को प्रभावित नहीं करेगा पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगा इनमें से?
आपका सही जवाब है गुड्स फॉर ₹300 purchased on cash. Expense account was debited instead of purchases amount. 300 रुपए का नगद माल खरीदा, माल खाते के स्थान पर खर्च खाते को डेबिट किया गया। ये तलपट को प्रभावित नहीं करेगा। कौन कौन से प्रभावित करेंगे? ये प्रभावित करेंगे। दिसंबर में क्रय वापसी बही का 200 रुपये योग अधिक लगाया गया। विक्रय बही का योग 2000 रुपये के स्थान पर 2200 रुपये आगे ले जाया गया, तो ये प्रभावित करेगा, जबकि ऑप्शन ए प्रभावित नहीं करेगा। माल खरीदने का जो प्रविष्टि होना चाहिए वो ये एंट्री होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। परचेस अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड कितना अमाउंट था? 300। टू कैश अकाउंट होगा 300, लेकिन गलती से प्रविष्टि हो गई तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 300, टू कैश अकाउंट 300। तो इस लेखे में गलती तो है लेकिन तलपट प्रभावित नहीं होगा। अगला, इनमें से किस प्रकार की त्रुटियों को तलपट से ज्ञात नहीं किया जा सकता? Which of the following errors cannot be located by the trial balance? आपका सही जवाब होगा errors of omission in posting. प्रबंजीयन में छूट जाने वाली त्रुटियां, ये तलपट, इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो तलपट से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है। लेजर खातों में पोस्टिंग यानी प्रबंजीयन ना करने से किसी जनरल प्रविष्टि का नाम और जमा यानी डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड दोनों पक्षों का समान राशि से शेष कम हो जाएगा, जिससे कि तलपट अप्रभावित रहेगा। अगला, तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है अंतिम रहतिया? क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। आंसर करिए। आपका सही जवाब होगा द बैलेंस शीट ओनली, केवल चिट्ठे में, ऑप्शन ए। तलपट में दिखाया गया अंतिम रहतिया केवल आर्थिक चिट्ठे के एसेट साइड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी त्रुटि तलपट को प्रभावित करेगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? आंसर करिए चारों ऑप्शन को देख करके, कौन सी तलपट को प्रभावित करेगी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एक कमरे के निर्माण कर दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते में क्रेडिट किया गया। अमाउंट स्पेंट एज वेजेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम वॉज क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। एक कमरे के निर्माण पर दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते में क्रेडिट किया गया, जो कि सैद्धांतिक त्रुटि है, तो इस प्रकार की त्रुटि का तलपट पर प्रभाव पड़ेगा। सैद्धांतिक अशुद्धियां नियमों को न जानने के कारण होती है। अगला, तलपट में दिखाए गए अंतिम रहतिये को निम्न में दर्शाया जाता है। किसमें दर्शाया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक शोन इन द ट्रायल बैलेंस विल बी कैरिड टू बैलेंस शीट ओनली, केवल चिट्ठे में। ये यदि अंतिम स्टॉक तलपट के अंतर्गत दिया हुआ है तो ऐसा उस समय होगा जब क्रय में अंतिम स्टॉक को समायोजित कर दिया गया हो। ऐसा करने के साथ साथ प्रारंभिक स्टॉक को भी क्रय खाते में समायोजित किया जाता है, तो इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रायल बैलेंस चेक्स। ट्रायल बैलेंस चेक्स तलपट जांच करता है। किसकी जांच करता है? तलपट। अब नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं और बताइए कि किसकी जांच करता है तलपट इन चारों ऑप्शन में से। आपका सही जवाब होगा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता को जांच करता है, ऑप्शन ए। तलपट खाता बही की सभी खातों को डेबिट और क्रेडिट पक्ष में योग या शेष की सूची में है, जो कि एक निश्चित तिथि को बनाई जाती है ताकि खाता बही की गणित संबंधी शुद्धता की जांच हो सके। अगला, निम्नांकित में से कौन त्रुटि तलपट द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक त्रुटियां तलपट द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है। लिपिकीय त्रुटियां होती हैं, शेष निकालने में त्रुटियां होती हैं, लेकिन सैद्धांतिक त्रुटियां नहीं होती है।
सैद्धांतिक त्रुटियों से तलपट प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इस त्रुटि से डेबिट और क्रेडिट दोनों राशियां बराबर होती हैं। जैसे कि मशीनरी के स्थान पर मजदूरी व्यय की राशि से मजदूरी खाते को डेबिट करना, ये एक सैद्धांतिक त्रुटि है। अगला, किसी कंपनी के तलपट में अदत्त मजदूरी दिखाया गया है। आय विवरण और चिट्ठा बनाते समय अदत्त मजदूरी दिखाया जाना चाहिए। किसमें? वेजेस आउटस्टैंडिंग is appearing in the trial balance of a company while preparing the income statement and balance sheet. Wages outstanding should appear in. अब आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहे हैं और बताइए कि अदत्त मजदूरी दिखाया जाना चाहिए किसमें? आपका सही जवाब होगा द बैलेंस शीट ओनली, सिर्फ चिट्ठे में, केवल चिट्ठे में दिखाया जाना चाहिए। अदत्त मजदूरी का अर्थ है जो मजदूरी देय हो गई है लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो ये एक तरह का संस्था का चालू दायित्व है। चूंकि ये तलपट में दर्शाया गया है तो ये सिर्फ चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। ट्रायल बैलेंस और लेजर से 50+ क्वेश्चन को आपने इस सेशन में कवर कर लिया है और आई होप आपके अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। तो रिवीजन अगर करना है तो ज़रूर से एक बार रिवीजन आप करें, क्योंकि रिवीजन मस्ट होता है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।